चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का थर्ड चैप्टर मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एपिसोड 1 में हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इसके अलावा एक आउटलेट पढ़ लिया था कि पूरी जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होती है। इसके अलावा हमने जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उन्हें हमने कवर कर लिया था। ये एपिसोड 2 है और आज हम पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत हम नर जनन तंत्र की संरचना पढ़ेंगे और उसके कार्य पढ़ेंगे, वो कार्य कैसे करता है। पूरा मानव जनन तंत्र जो है वो 3 भागों से बटा हुआ है। पहला है प्राथमिक जनन तंत्र। प्राथमिक जनन तंत्र का जो मुख्य अंग है वो होता है वृषण, या जिसे हम टेस्टिस भी कहते हैं, जिनसे कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये नंबर 2 है सहायक जनन तंत्र या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें कि अन्य अंग आते हैं। एपिडिडाइमस, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी और शेषनाग। तीसरा होता है वो होती हैं सहायक जनन ग्रंथियां, यानी कि जितनी भी रिप्रोडक्शन से संबंधित जितनी ग्लैंड्स हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। और वो मुख्यतः 2 होती हैं, एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि और एक होती है काउपर्स ग्रंथि। उसे समझने के लिए हमें एक डायग्राम चाहिए, वो भी कलरफुल हो, जिससे कि हम अलग अलग अंगों में डिस्टिंग्विश कर सकें, अंतर कर सकें। तो चलिए आगे की स्टडी पूरी करते हैं। प्राथमिक जनन अंग या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत टेस्टिस आते हैं, जिन्हें हम वृषण भी कहते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी अर्थात 2 वृषण होते हैं जो उदर गुहा से या फिर बॉडी से बाहर स्थित होते हैं। इसका कारण ये है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 2 या 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है और शुक्राणु के बनने के लिए तापमान कम होना आवश्यक है। वृषणों का उद्भव जो भ्रूण अवस्था में ये मीजोडर्म नामक पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर गुहा में लगे होते हैं। तो इस तरह से जो भ्रूणावस्था होती है, यानी कि जब शिशु भ्रूण अवस्था में होता है और उसमें नर जनन अंगों का विकास होता है, तो वो भ्रूण की मेसोक्रियम नामक पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर गुहा से लगा होता है और उसके बाद जब प्रसव से पहले गुहा से बाहर आ जाता है। मनुष्य में ये 5 सेंटीमीटर लंबे और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। यह वृषण का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। स्क्रूटम के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं या वृषण होते हैं। सबसे बाहरी परत को ट्यूनिका वेजाइनालिस कहते हैं। आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर की जो लेयर है ये 2 स्तरीय है, द्विस्तरीय है। सबसे बाहर वाली को पेरिटोनियम कहते हैं और सबसे अंदर वाली को, ये जो ऑरेंज कलर की दूसरी सतह है, उसको हम वेसिलस पेरिटोनियम कहते हैं। तो ये अंदर एक और आंतरिक परत होती है, ये दूसरे नंबर की, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्काई ब्लू कलर की है। यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर वलित होकर के यानी फोल्ड हो जाती है। ये जो स्काई ब्लू कलर की पूरी लेयर दिखाई दे रही है, यहाँ अंदर जाके ये इस तरह से फोल्ड हो गई है और इसने त्रिभुज की तरह संरचना बना ली है, जिन्हें कि हम क्या टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और एल्बुजिनिया के अंदर वाली सतह पूरी तरह से संयोजी होती है। ये जो खाली सतह दिखाई दे रही है, इसकी बात हम कर रहे हैं, इसे हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। ट्यूनिका वेस्कुलोसा के कुलर एक वृषण के अंदर 250 से 300 तक, ठीक है, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये जो त्रिकोणीय संरचना है ये 250 से 300 तक होती हैं और प्रत्येक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल के अंदर ये जो पीली रंग की संरचना मैंने दिखाई है, इन्हें हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं या शुक्र जनन नलिका कहते हैं। प्रत्येक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल के अंदर कम से कम 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल है यानी कि जो त्रिकोणीय जो संरचना है, इनके बीच में आप खाली स्थान देख रही है वाली। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंटरटेस्टिकुलर सेप्टम या अंतरासुखजनन नलिका पट्ट। ठीक है, ये पट्टीनुमा संरचना है जो कि पूरी तरह से संयोजी कोशिकाओं से भरा होता है।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अंदर जाकर के ये सब के सब एक पूरे गुच्छ के रूप में मिल जाती हैं, एक पूरे नेटवर्क बना देती है, एक जाल बना देती हैं। इस पूरे संरचना को हम कहते हैं रेती टेस्टिस। रेती टेस्टिस इस तरह से द्विस्तरीय संरचना है। इसकी जो बाहर वाली संरचना है उसे हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। ये हो गई जर्मिनल एपिथेलियम। और अंदर यहीं पर शुक्राणु सारे मिलते हैं। उसके बाद आगे ये जो रेते टेस्टिस है ये बारीक नलिकाओं में खुलती है, जिसको कि हम एफरेंट डक्ट कहते हैं। एफरेंट डक्ट कहते हैं। एफरेंट डक्ट ये बारीक नलिका नुमा एक कैप्सूल में बंद हो जाती हैं। ये सारी एक कैप्सूल है। इस कैप्सूल को हम एपिडिडाइमस कहते हैं। तो यहाँ तक की संरचना जो है वो प्राथमिक जनन अंग है। कि जो एफरेंट डक्ट है वो एपिडाइमस में खुलती हैं। एपिडिडाइमस पूरी शुक्र वाहिनियों को बंद करता है और शरीर से बाहर जो है, जब एपिडिडाइमस से बाहर शुक्र वाहिनी निकलती है तो ये पूरी बाहर आगे चल करके मूत्र नलिका के साथ मिल जाती है। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, शुक्रजनन नलिका, ये सब के सब संयोजी ऊतकों से भरी होती हैं, जिन्हें हम अंतराली कोशिका कहते हैं या लेडिंग कोशिका कहते हैं। इनसे नर जनन हार्मोन पुंज बनता है, जिसको कि हम एंड्रोजन कहते हैं। अब नंबर 2, सहायक जनन अंग। तो सहायक जनन अंग में जैसे मैंने बताया कि एपिडिडाइमस आता है। एपिडिडाइमस के 3 भाग होते हैं। ये एपिडिडाइमस बॉडी हो गई और इसके 3 भाग हो गए। तो सबसे ऊपर वाला भाग हो गया कॉपिट। एपिडिडाइमस रेफे टेस्टिस के सामने वाला भाग है, इसी हम कहते हैं कार्पस एपिडिडाइमस। और जो सबसे निचला भाग होता है, जहाँ से वास डिफरेंस या शुक्रजनन नलिका जो है वो निकलती है, उसे हम कहते हैं कॉडा एपिडिडाइमस। तो इस तरह से एपिडिडाइमस के 3 भाग हो गए। उसके बाद एपिडिडाइमस से जो शुक्र वाहिनी है, वास डिफरेंस बोलते हैं, ये वाला अंग भी सहायक जनन अंग में आता है। बाकी की संरचना हम दूसरे डायग्राम से समझेंगे। तो वाहिनी पर आगे शुक्राशय खुलता है या सेमिनल वेसिकल जिसे कहते हैं। यहीं पर वीर्य का निर्माण होता है, जो संपूर्ण वीर्य का 60 से 70 भाग होता है। यह गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थ होते हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। शुक्राणुओं का जो पीएच लेवल होता है वो 7.4 होता है। नर जनन अंग का जो तीसरा भाग है वो सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो पहले ये वाली ग्रंथि हो गई प्रोस्टेटिक ग्रंथि, जिसमें कि अन्य सहायक ग्रंथि हैं प्रोस्टेटिक एक्टिनाई और कैप्सूल ऑफ प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट ग्रंथियां अन्य कई सहायक ग्रंथियों से मिलकर के बनता है और यह लगभग पूरे वीर्य का 15 से 30 भाग बनाता है, जो शुक्राणुओं को और अधिक गतिशीलता प्रदान करता है। और इसके अलावा एक और ग्रंथि है जो सहायक जनन अंग में आती है, वो है काउपर्स ग्लैंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शुक्र वाहिनी है वो आकर के मूत्र वाहिनी से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मूत्र का और वीर्य का जो है वो एक ही रास्ता होता है और अंत में जो है वो शिश्न में खुल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, और ये वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक और कमेंट कीजिए।